डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बधाई मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए, और अब आप साक्षात्कार के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। इस साक्षात्कार के परीक्षण में या व्यक्तित्व परीक्षण में, जिसको हम आधिकारिक रूप से व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, चर्चित तो शब्द साक्षात्कार है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो शब्द है वो व्यक्तित्व परीक्षण है। उस व्यक्तित्व परीक्षण में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। यह आप सब जानते हैं, जिन्होंने पहले साक्षात्कार दिया होगा उनको इस बात की समझ और अधिक होगी अन्य लोगों की तुलना में। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। उन्हीं में से एक है आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आप डैफ कहते हैं, उसका विश्लेषण करना या उसकी समझ रखना कि उसमें कौन सी सूचना ऐसी दी गई है और उससे किस तरह के प्रश्न परीक्षक या बोर्ड आपसे पूछ सकता है, इसकी समझ का होना बहुत आवश्यक है। कारण उसका यह है कि जो डैफ होता है प्रत्येक कैंडिडेट का, वही डैफ व्यक्तित्व परीक्षण का कदाचित सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि डैफ में आखिर कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं और उन सूचनाओं से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्तित्व परीक्षण होता है तो किसका व्यक्तित्व परीक्षण है, वह एक व्यक्ति का या एक संभावित अधिकारी का। आप अगर एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जा सकती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विचारों का टकराव भी हो सकता है और किसी का व्यक्तित्व किसी को पसंद नहीं भी आ सकता। लेकिन यदि आप एक अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो अधिकारी की जो मानसिकता होती है उसी का परीक्षण बोर्ड करना चाहता है। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करें कि वह एक अधिकारी के तौर पर सामने आए और परीक्षक को यह महसूस कराए कि जो व्यक्ति सामने बैठा है वह अधिकारी होने के लायक है, पूर्णतः उपयुक्त है और उसके अंदर लगभग वो सारे गुण विद्यमान हैं जो एक अच्छे अधिकारी के तौर पर किसी के अंदर होने चाहिए, और यही उपयुक्तता आपके चयन में निश्चित रूप से सहायक होगी। इसी व्यक्तित्व परीक्षण को निर्देशित करने के लिए या आपकी सहायता के लिए हमने जो एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आरंभ किया है, डिस्कवरी यह कार्यक्रम हमेशा से चलाता रहा है। इस वर्ष भी आपकी सहायता के लिए यह जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें डैफ की एनालिसिस तो है ही, जो आज मैं कर रहा हूं पहले, और इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज हैं। मॉक इंटरव्यू में भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आमतौर पर हम मॉक इंटरव्यू को इस रूप में देखते हैं कि हमारी गलतियां सामने कर दी जाएंगी और उसमें सुधार कर लिया जाएगा और हमारा जो वास्तविक जो परीक्षा है या जो इंटरव्यू है वह अच्छा होगा। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बोर्ड हमारे अंदर क्या देखना चाहता है, हमारी गलतियां या हमारे गुण। अगर वो हमारे गुण देखना चाहता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका चयन होगा या आपको अंक दिए जाएंगे, तो यदि वह गुण देखना चाहता है तो क्यों नहीं मॉक इंटरव्यू में भी उन्हीं गुणों को उभार कर आपके सामने रख दिया जाए कि आपके व्यक्तित्व में ऐसे ऐसे गुण हैं जिनको आप और सुदृढ़ बना लें अगर, तो आपकी जो कमियां हैं वह स्वतः उसकी अनदेखी हो जाएगी और वह स्वतः आपके व्यक्तित्व से बाहर हो जाएंगी। क्योंकि व्यक्तित्व वहां जिसका परीक्षण हो रहा है वह व्यक्तित्व एक अधिकारी का है, न कि एक व्यक्ति का। इसलिए मॉक इंटरव्यू जो संचालित होगा उसमें ध्यान यह रखा जाएगा कि आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं अधिकारी बनने वाले, उन गुणों को आपके सामने उभार दिया जाए ताकि आप उस पर गौर करें और अपने अंदर वह विश्वास भरें, जिससे कि आपके साक्षात्कार में आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सकें।
इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो आज कार्य कर रहे हैं हम लोग, वह डैफ की एनालिसिस है। और आपको मैं बताऊंगा कि डैफ में जो सूचनाएं होती हैं वो उनका किस तरीके से उनकी समझ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आप उन प्रश्नों के लिए कैसे अपने आप को मानसिक रूप से पहले से तैयार रखेंगे। इन सारी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा विस्तार से, जिससे कि आपके अंदर वो एक जो कथित भय होता है कि पता नहीं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस भय को आप अपने काबू में रख लें और अपने व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत कर दें बोर्ड के सामने कि आपको वह अच्छे अंक दे दे और आपका चयन हो जाए। तो इसी आपको फिर से एक बार शुभकामना दे रहा हूं मैं, और प्रत्येक व्यक्ति को मेरी शुभकामना है जिन्होंने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और साक्षात्कार के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात यह करेंगे कि डैफ का महत्व क्या है साक्षात्कार में, और उसके बाद उसके अलग अलग आयामों पर बात करेंगे। तो जो डैफ होता है, जिसका नाम ही है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स होती हैं, जो विस्तृत सूचना दी जाती है, उन सूचनाओं से वह आखिर क्या जानना चाहता है। पहली बात तो यही है, उसकी मांग क्या है। जब हम उसकी मांग को समझते हैं तभी हम अपने उत्तरों के माध्यम से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही गुण इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। तो उतनी सूचनाएं उसमें उपलब्ध होती हैं जिनके आधार पर वह इसकी समझ विकसित कर ले और आपका परीक्षण कर ले सरलतापूर्वक। तो डैफ के अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनको हम अगर उसका वर्गीकरण करें तो कितने तरह की सूचनाएं हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पहली जो समझ हमारी होनी चाहिए वो डैफ में उसके अवयव कौन से हैं। कैसे अवयव? सूचनाओं से संबंधित। दूसरा है कि डैफ के विभिन्न भागों से उभरने वाले प्रश्न कौन से हैं। और इसके बाद जो अन्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्य प्रश्नों के प्रमुख आधार के रूप में डैफ को कैसे समझेंगे। तो एक तो है कि डैफ की सूचनाएं वर्गीकृत कर ली जाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, जो डैफ में शब्द उल्लिखित होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास भी एक डैफ है आपके रेफरेंस के लिए। इसमें कौन कौन से शब्द रखे गए हैं उन पर बात करेंगे हम लोग, और कहां से प्रश्न निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कोई भी, उन प्रश्नों के लिए डैफ को हम कैसे आधार बना सकते हैं और परीक्षक या बोर्ड कैसे उसको आधार के रूप में प्रयोग कर सकता है, उसकी भी समझ हम विकसित करेंगे अपनी इस आज की चर्चा में। तो सबसे पहले हम लोग डैफ के अवयवों पर बात करते हैं कि सारी सूचनाओं को कैसे उसमें वर्गीकृत किया गया है और उसका लाभ कैसे मिल सकता है हमें प्रश्नों को पहले से सोचकर। इसके वर्गीकरण का आधार होगा सूचनाओं के आधार पर है। यह जैसी सूचनाएं हैं उसी के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वैयक्तिक सूचनाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। दूसरा है व्यावसायिक या प्रोफेशनल। और तीसरा है भविष्योन्मुखी या फ्यूचरिस्टिक।
फ्यूचरिस्टिक का मतलब हो रहा है यहां कि आपका विजन कैसा है, दूरदृष्टि आपकी कैसी है, उसकी जांच कर सकता है बोर्ड। इस तरह की सूचनाएं भी उसमें दी जाती है। अब वैयक्तिक सूचनाओं में क्या क्या शामिल होगा, तो सबसे पहला आपका नाम है, आपकी जन्म तिथि है, आपकी वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस, परिवार है, खासतौर से माता पिता के बारे में सूचनाएं होती हैं। मुख्य सूचनाएं तो यही हैं। इसके अलावा आपका गृह राज्य, होम स्टेट कौन सा है और गृह जिला कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट, इसकी तैयारी मेरे ख्याल से सभी लोग करते ही हैं। तो गृह जिला और गृह राज्य है। इसके अलावा श्रेणी है, कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, कौन सी कैटेगरी है यह उसमें देखा जाएगा, उसकी सूचना होती है। और इसके साथ साथ आपकी रुचि है या हॉबीज है। ये खंड हैं वैयक्तिक सूचनाओं से संबंधित। बारी बारी से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है और प्रश्न कहां से आएंगे। इसके अलावा जो व्यावसायिक है, व्यावसायिक में आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं और कार्य अनुभव है। अगर आपने कहीं कार्य किया है तो वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, किस जॉब में थे आप, उसकी सूचना उसमें पूछी जाती है, दी जाती है। और जो फ्यूचरिस्टिक है उसमें दो बातें, एक है कि जो क्षेत्र का या जोन का वरीयता क्रम है, प्रेफरेंस है, और फिर सेवाओं का वरीयता क्रम है। किस सेवा को आप पहले और उसके बाद किसको रखना चाहते हैं, आप किस सेवा में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में, विदेश सेवा में, राजस्व सेवा में, कैसे उसको वरीयता दी है आपने। तो इतनी तरह की सूचनाएं आपके डैफ में, अगर हम वर्गीकरण को ध्यान में रखें तो इतनी तरह की सूचनाएं हमने दी हैं उसको, परीक्षक को, और उसी के आधार पर वह हमसे प्रश्न पूछेगा। इसके साथ साथ जो डैफ के में उल्लिखित शब्द होते हैं वहां से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका भी उल्लेख मैं कर दे रहा हूं यहां। एक तो अवयव हो गया, दूसरा है कि डैफ में उल्लिखित शब्दों से उभरने वाले मुद्दे या प्रश्न है। और बहुत सारे जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं उनकी पहचान करना भी परीक्षक का एक दायित्व है और उसका कार्य है, और उसके लिए भी वह डैफ को आधार बना सकता है। तो तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है कि व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों की पहचान करने के लिए आधार के रूप में डैफ का प्रयोग। वो व्यक्तित्व के गुण क्या होंगे, जैसे आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी में कितना है वह देखा जाएगा, आप कितने ईमानदार और सत्यनिष्ठ हैं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का एक आयाम देखा जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो संवाद कौशल आपका है, कम्युनिकेशन स्किल है, वह
स्किल कितना ताकतवर है, उसकी पहचान की जा सकती है। इसके साथ साथ आपका दृष्टिकोण किस तरह का है, अप्रोच, देखने का नजरिया कैसा है, उसकी पहचान की जा सकती है कि किसी भी विषय को, किसी भी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, उसका उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी दूरदर्शिता कितनी है, कितने विजनरी हैं आप, इसकी पहचान की जा सकती है। तो एक गुण यह हो जाएगा दूरदर्शिता, और आप अपने कार्य में कितने निष्ठावान या कितने प्रतिबद्ध रहे हैं, उसकी पहचान भी की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ गुण व्यक्तित्व के ढूंढे जा सकते हैं, जिसके लिए फिर डैफ का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी आधार पर हम आज इस चर्चा में डैफ का विश्लेषण कर रहे हैं। एक एक करके मैं बात करता हूं आपसे। सबसे पहले जो यहां पर लिखा है हमने कि वैयक्तिक सूचनाओं से क्या जानकारी चाहता है बोर्ड, और उसके बाद व्यवसायिक और भविष्योन्मुखी सूचनाओं से क्या जानना चाहता है। तो बारी बारी से हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है आपका, किसी व्यक्ति का नाम क्या दर्शाता है। अगर हमें अपने नाम का अर्थ पता है तो हम क्या उससे सीखते हैं, या हमारे नाम का क्या असर पड़ सकता है मेरे व्यक्तित्व पर। या आपने परिवार में बुजुर्गों से भी सुना होगा कि नाम का असर पड़ता ही है व्यक्तित्व पर। तो आखिर वह क्या ऐसी बात है उस नाम के अर्थ में जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो सबसे पहली बात उसमें आती है कि यदि नाम का अर्थ मुझे वास्तविक अर्थों में समझ में आता है, तो मैं सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है हमारी, उसकी समझ करना या उसकी समझ विकसित करना हमारे लिए बहुत सरल होता है। जैसे यदि हमने कहा कि किसी का नाम राम है, यदि हमने कहा कि किसी का नाम बुद्ध है, यदि हमने कहा कि किसी का नाम रमेश है, तो कोई भी नाम हो, उस नाम का अर्थ हमें क्या दिखलाता है, क्या बतलाने की कोशिश करता है मुझे। अगर मुझे उसकी वास्तविक समझ है तो मैं उस नाम के अर्थ के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यदि मान लिया कमल नाम है किसी का, तो कमल का गुण क्या हो सकता है, अगर उसकी समझ है मुझे, तो एक हम जानते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ में रहकर भी कमल की सुंदरता बनी होती है। मान लिया मैंने एक उदाहरण दिया ऐसा कि इस तरीके से अगर हम उसका अर्थ समझते हैं तो हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो सीख यह मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व के गुणों पर उस गंदगी का असर नहीं होने देंगे, और हमारे अंदर वो क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि हम उस गंदगी का या हम उन समस्याओं का बहुत आसानी से समाधान कर पाएंगे। तो हमारे एटीट्यूड, हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में नाम का अर्थ बहुत मायने रखता है। मेरी इतनी देर से बात करने का अर्थ यही है कि नाम का अर्थ हमारी अभिवृत्ति के बनाने में और हमारी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हमसे नाम का अर्थ पूछा जाए तो परीक्षक हमसे यह जानना चाहता है कि आपकी अभिवृत्ति कैसे बनी है और आप किस अभिवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम देखें तो नाम के अर्थ से वह हमारी अभिवृत्ति या हमारा जो केंद्रीय विचार है, सेंट्रल थॉट है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसका परीक्षण करने की कोशिश करता है वह। और अगर हमने उसको वास्तविक अर्थों में इस तरीके से व्याख्या कराई है, की है उसके सामने, तो वह निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण परीक्षक के सामने उभर कर आता है सामने। तो नाम के अर्थ को हम गंभीरता से अगर लेंगे तो हमारी मानसिकता, हमारी अभिवृत्ति, हमारे सेंट्रल थॉट की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और हम अपने व्यक्तित्व के गुणों को समझने में
हमारे लिए बहुत सरलता होगी। यह उसका लाभ है। अगर उसने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर हमें लाभ देगा ही। अगर प्रश्न नहीं पूछता तो नाम के अर्थ से हम अपनी उस अभिवृत्ति की तरफ देख सकते हैं जो मेरे व्यक्तित्व को निखार सकती है और साक्षात्कार में मुझे बेहतर से बेहतर अंक दिला सकती है। तो एक तो नाम का अर्थ यह हो गया। दूसरा है कि जो जन्म तिथि है आपकी, जन्म तिथि से क्या जानकारी लेना चाहता है परीक्षक। तो जो तिथि है जन्म की, वह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है और क्या उस दिन ऐसी कोई घटना हुई है, क्या उस दिन ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, आपको उसकी जानकारी है या नहीं, आप अपनी जन्म तिथि के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इसकी जानकारी आपको है या नहीं, यह जानने की कोशिश की जाती है उससे, जिसको हम कहते हैं जागरूकता, अवेयरनेस। इसका अर्थ यह हुआ कि जब परीक्षक हमसे हमारे नाम और जन्म की तिथि पूछता है या उसका अर्थ और उसका महत्व पूछता है, तो उसका ध्यान हमारे उत्तर पर कम और हमारी इन मनोवैज्ञानिक क्षमताओं पर अधिक होता है। यह हमें समझने की जरूरत है कि वह हमसे आखिर मेरे नाम के अर्थ से जानना क्या चाहता है। मेरे नाम के अर्थ से उसे क्या मतलब। व्यक्तिगत रूप से बोर्ड को उस नाम के अर्थ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और क्या आपके नाम का कोई प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिख रहा है। यह समझने की कोशिश की जाती है। आपकी जन्म तिथि के प्रति आप कितने संवेदनशील, कितने जागरूक हैं, यह समझने की कोशिश की जाती है। तो हमें ध्यान यह रखना है कि परीक्षक जो है, जो बोर्ड है, वह इनके माध्यम से हमें यह जानने की कोशिश करता है। तो हमें यह समझना होगा कि हमारा उत्तर यहीं तक सीमित नहीं रह जाए और हम उसको यह बताने की कोशिश करें कि माई एटीट्यूड इज लाइक दिस एंड आई माई लेवल ऑफ अवेयरनेस इज लाइक दिस। मेरी जागरूकता का स्तर ऐसा है और मेरी नाम का अर्थ या मेरी अभिवृत्ति इस तरह की है और मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। इसकी समझ हमारे सामने या उसके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा जो इसका अवयव है वह है आपकी वैवाहिक स्थिति है। मैरिटल स्टेटस है। अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह का महत्व क्या है और परिवार और विवाह में क्या संबंध है। इस तरह की बातों पर हमसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है बोर्ड के द्वारा। तो विवाह के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, यह पूछा जा सकता है आपसे। हाउ डू यू लुक एट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को आप कैसे देखते हैं। एक तो प्रश्न यह हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि क्या विवाह एक संस्था के रूप में जो स्थापित था, क्या उस संस्था में कोई परिवर्तन आया है, क्या विवाह का महत्व घटा है, क्या वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गए हैं, क्या वैवाहिक संबंधों के कारण जो परिवार है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो विवाह में बदलती प्रवृत्तियां कौन सी हैं, उन पर प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे। बदलती प्रवृत्तियां, इसके बाद जो विवाह से संबंधित आपराधिक कार्य हैं उनसे पूछा जा सकता है। क्राइम्स एंड मैरिज। तो विवाह से संबंधित जो आपराधिक प्रवृत्तियां दिख रही हैं समाज में, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप ऐसी समस्याओं पर जब गौर करते हैं तो विवाह के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। तो हमारे दृष्टिकोण का परीक्षण करना उसका उद्देश्य है, न कि विवाह आप करें या नहीं करें या किसके साथ करें, इससे उसका कोई लगाव नहीं है। वह आपका दृष्टिकोण देखना चाहता है कि वेदर यू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड वेदर यू अंडरस्टैंड द सोशल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली मैरिज। तो एक तरफ अगर आप गौर करें तो जो मैंने बात अभी तक कही उसमें जानकारी उसको क्या लेनी है।
उसको जानकारी लेनी है आपके मनोवैज्ञानिक कुछ अवयवों की, व्यक्तित्व के कुछ गुणों की, जिसमें एक है अभिवृत्ति, दूसरा है जागरूकता और तीसरा है दृष्टिकोण। यह समझने की कोशिश करेगा वह आपके इस डैफ के माध्यम से। चौथा जो आपके लिए यहां लिखा है मैंने, परिवार माता पिता की समझ या उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो परिवार है, विशेषकर माता पिता से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसकी समझ वह जानना चाहता है। यह कहा जाता है कि बच्चे का जो व्यवहार है वह वस्तुतः माता पिता के व्यवहार की ही अभिव्यक्ति है। बहुत पुराना यह वाक्य है कि ए चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स। तो माता पिता के बारे में अगर वह जानकारी लेता है तो वह आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है कि आप अपने परिवार में किस तरह का माहौल आपने देखा होगा। आपके माता पिता के व्यवसाय से जो चीज़ें बाहर आई हैं, तो आपके अंदर पारिवारिक मूल्य, मानवीय मूल्य कितना इनकलकेट किया गया होगा, कितना डाला गया होगा। परिवार की संस्कृति और परिवार के नियम कानून को आप कितना उसको महत्व देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें परिवार से जुड़ती हैं और उसकी समझ बहुत सरलता पूर्वक माता पिता के बारे में प्रश्न पूछकर परीक्षक प्राप्त कर सकता है उसकी सूचना आपसे। भले मुझे वह समझ में नहीं आ रहा कि वह मेरे पिता के व्यवसाय या मेरी माता के व्यवसाय के बारे में या उनकी स्थिति के बारे में क्यों पूछ रहा है ऐसा, लेकिन उसका उद्देश्य है कि वह हमारे मूल्यों की एक प्रणाली जो परिवार में हमें मिलती है, उस मूल्य प्रणाली की समझ वह विकसित करने की कोशिश करता है और आपसे जानने की कोशिश करता है कि आप पारिवारिक संस्कृति में कैसे विश्वास रखते हैं, कितने संवेदनशील हैं, परिवार के प्रति आपकी रुचि कितनी है, परिवार के प्रति आपका लगाव कितना है, सामूहिकता की भावना कितनी है, क्या आप व्यक्तिवादी तो नहीं हैं, क्या आप परिवार के विखंडन के प्रति चिंतित हैं या आप विखंडन चाहते हैं। बहुत सारी बातें हम ऐसे प्रश्नों से जानकारी ले सकते हैं और हमें शायद बहुत स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता कि आखिर उसने इस तरह के प्रश्न हमसे क्यों पूछे हैं, और हम उसको बहुत सरलतापूर्वक उसका आंसर दे देते हैं या बिना यह सोचे कि हमारे मनोविज्ञान तक वह जाने की कोशिश कर रहा है और हमें उसकी समझ अवश्य होनी चाहिए। तो हमें इसमें देखना क्या है, पारिवारिक मूल्यों की जानकारी लेता है वह और हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेता है। एक बात मैं आपको बता दूं यहां कि जिन लोगों ने लोक प्रशासन विषय पढ़ा है या जिन लोगों ने समाजशास्त्र पढ़ा है उनको नाम अवश्य याद होना चाहिए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। एवरी एक्शन हैज अ मीनिंग। यह बात मैक्स वेबर ने कही थी एक समाजशास्त्रीय विचारक के तौर पर। इसके बाद इस विचार को आगे बढ़ाते हुए एक प्रकारवादी विचारक हैं, फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, तालकोट पार्सन्स, जिन्होंने यह कहा कि वह जो अर्थ है किसी कार्य के पीछे, वह अर्थ प्राप्त करने का जो स्रोत है, वह स्रोत उस व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तो जैसी हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी, हमारे कार्यों के पीछे हमारा अर्थ वहीं से उभर कर आएगा सामने। इसलिए अगर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अच्छी है तो पार्सन्स ने कहा कि जो सोशल पैराडाइम्स हैं, जो सामाजिक मानक हैं, उन मानकों का संरक्षण होना चाहिए ताकि हम समाज को सही दिशा दे सकें। यहाँ आपको यह बताने का उद्देश्य यह है कि माता पिता या परिवार के प्रति जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे परिवार की समझ विकसित करना नहीं है। उसका उद्देश्य है आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेना और उनमें से जो आपको अर्थ मिला होगा आपके कार्य और व्यवहार के लिए, उसकी समझ विकसित करना, उसकी जानकारी लेना और आपके अंदर वो मूल्य प्रणाली कितनी ताकतवर है इसकी जानकारी लेना,
परीक्षक का उद्देश्य होता है परिवार या माता पिता के माध्यम से। तो यहां पर फिर मनोविज्ञान की बात आ गई कि वह मूल्य प्रणाली की समझ विकसित करेगा, वैल्यू सिस्टम की, या आप वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं या नहीं, सही या गलत की पहचान आपके अंदर है या नहीं, एक तो यह जानकारी लेगा। और आपके व्यवहार की जानकारी लेगा, वह बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उसकी समझ विकसित करेगा, वह उसकी जानकारी लेगा वह। यह परिवार और स्पेशली माता पिता के जानकारी के आधार पर यह हमें मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा गृह जिला और गृह राज्य है, इसमें जो शब्दावली है गृह, होम, होम इज योर ओरिजिन पॉइंट। गृह जो है वह आपकी उत्पत्ति का एक अवयव है कि वहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। तो आप अगर जिस जिले के निवासी हैं और आप जिस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य की जो वहां से जहां आपकी उत्पत्ति हुई है, जहां से, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उत्पत्ति जब भी होगी तो वह सामाजिक व्यवस्था में अगर उत्पत्ति हो रही है तो सामाजिक व्यवस्था की समझ अवश्य होनी चाहिए एक प्रशासक को। कारण उसका यह है कि जब तक हम समाज, संस्कृति और लोगों के मनोविज्ञान की समझ नहीं रखते, तब तक हम नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाएंगे और हम उन आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों को लागू कर पाने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास यह होगा कि मान लिया यह अगर सामाजिक व्यवस्था है तो इसको समर्थन मिलता है संस्कृति से, और इसके ऊपर उस समाज की राज व्यवस्था है, आर्थिक प्रणाली है, पर्यावरणीय प्रणाली है, वैचारिक प्रणाली है, सारी बातें उसी समाज में विद्यमान है। अगर हमने संस्कृति की समझ विकसित कर ली है, अगर हमने समाज की समझ विकसित कर ली है, तो हम इनकी समझ बहुत आसानी से विकसित कर सकते हैं और इनसे संबंधित जो नीतियां होंगी, उन नीतियों का क्रियान्वयन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्टर करना है नीतियों को, उनका क्रियान्वयन हमारे लिए अपेक्षाकृत सरल होगा। तो अगर हमसे गृह राज्य और गृह जिले की तैयारी करनी है तो हमें ध्यान यह रखना होगा कि हमारा सीक्वेंस इस तरीके से हो, जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ेंगे हम तो हमारी समझ गृह जिले और गृह राज्य की अधिक होगी और वह ज़्यादा तर्क संगत होगी और हम अपने उन गुणों को परीक्षक के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे जिनकी वह मांग कर रहा है या जो वह हमसे जानना चाह रहा है। अगर परीक्षक ने बहुत स्पेसिफिक होकर विशिष्ट बात पूछ दी आपसे, तब तो बात दूसरी है, तो आप उसके हिसाब से बात करेंगे। जैसे मान लिया संस्कृति है, समाज है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, उसके बाद उसका पर्यावरण है, वातावरण कैसा है, विचार किस तरह के हैं, लोगों का मनोविज्ञान कैसा है, इस सीक्वेंस में हमने उसको समझने की कोशिश की है। और परीक्षक या बोर्ड ने हमसे यह पूछा कि आप मान लिया तमिलनाडु के हैं या राजस्थान के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, उसने यह पूछा कि अच्छा आप यह बताएं कि उत्तर प्रदेश की या तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। तो उसने मान लिया हमसे स्पेसिफिकली कोई विशिष्ट बात पूछ दी है, तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर उसने यह कहा कि आपके गृह राज्य में कौन सी समस्या ऐसी है और उस समस्या का कारण क्या है, तो हमें इस तरीके से अगर हमारी समझ होगी तो हम समस्याओं की जड़ तक हमें पहुंचने में आसानी होगी। अगर हमसे कोई विशेष बात पूछी भी गई है तो उस आर्थिक प्रणाली या पर्यावरणीय या वैचारिक प्रणाली को भी हम अपनी समझ से इस क्रमबद्धता में हम उसको ला दे सकते हैं। अब अगर हमने उसको इस तरीके से समझाया है तो उससे परीक्षक को क्या पता चलता है या बोर्ड क्या समझने की कोशिश करता है? वो यह समझता है कि अगर आपने अपने गृह जिले को, अपने गृह राज्य को वास्तविक रूप में समझा है तो आप उसकी जड़ तक जा सकते हैं, और अगर जड़ तक जाने की क्षमता है
किसी व्यक्ति में, तो वह समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकता है और समस्याओं के समाधान करने में वह जो निर्णय लेगा, तो वह निर्णय लेने की क्षमता, उसकी निर्णय लेने का उसका जो कौशल होगा, वह निश्चित रूप से बेहतर होगा अन्य प्रतियोगियों की तुलना में। तो हम इससे समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं, इसकी जानकारी वह लेना चाहता है और आपके निर्णयन के कौशल की समझ रखना चाहता है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। यह होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट की बात इस रूप में हम उसको अगर पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो हमारी समझ और हमारी अभिव्यक्ति जो होगी वह निश्चित रूप से उस तरीके से होगी। इसका एक और लाभ है, इस जितनी भी बात अभी तक मैंने बताई, उसका एक बहुत बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा कि आप, एक तो समझ आपकी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं होगा, और दूसरी बात यह होगी लाभकारी कि आप बोर्ड को अपने हिसाब से उसको निर्देशित कर सकते हैं कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न पूछें, और आप अपने कंफर्ट जोन में सदैव बने रहेंगे कि आपसे वही पूछा जाएगा अधिकांशतः जो आप चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और पूरा इंटरव्यू आपके अनुरूप गाइड हो जा सकता है। ऐसी पूरी संभावना होती है यदि आपकी समझ इस तरीके से है और अगर आपने जान लिया है कि परीक्षक या बोर्ड को मुझसे क्या चाहिए। तब इसके बाद जो इसमें वैयक्तिक जो आधार है वह है आपकी श्रेणी क्या है, कैटेगरी क्या है, और कैटेगरी से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आगे भी चर्चा करता हूं मैं, जहां पर हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि जो डैफ में जो शब्द उल्लिखित हैं वो शब्द कैसे प्रश्न दे सकते हैं। एक इसमें और शब्दावली है रुचि या आपकी हॉबी। रुचि कब विकसित होती है या किसकी रुचि किस तरह की हो सकती है या किस पर निर्भर करेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और रुचि से वह क्या जानना चाहता है। मान ले कि उसने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी किस बात में आपकी रुचि है, और मैंने यह कहा कि मुझे भोजन बनाना, कुकिंग इज माई हॉबी, या वॉचिंग मूवी इज माई हॉबी, या प्लेइंग सम गेम इज माई हॉबी, या वॉट, कविता लेखन या डायरी लेखन या किसी को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बहुत सारे ऐसी रुचियां हम अपने डैफ में भरते हैं और हम उसको बताते हैं। तो रुचि का अर्थ क्या होता है, क्यों और कब किसी कार्य में किसी व्यक्ति की रुचि होती है। तो रुचि विकसित कराने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उसका आधार है वह आपकी अभिवृत्ति है, एटीट्यूड। आपका जैसा एटीट्यूड होगा आपकी रुचि उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अगर आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और भावनात्मक भी हैं, इमोशनल भी हैं, तो हो सकता है आपकी रुचि कविता लेखन, कहानी लेखन या इस तरह की हो। यदि आप बहुत डायनेमिज्म वाले व्यक्ति हैं, बहुत इंटरप्राइजिंग हैं, तो आपकी रुचि गेम्स स्पोर्ट्स में हो सकती है। आपकी रुचि कुछ ऐसे कार्यों में हो सकती है जहां समाज के साथ आपका जुड़ाव हो। तो हमारी अभिवृत्ति कैसी है वह हमारी रुचि का निर्धारण करती है। और हमारी अभिवृत्ति बनती कैसे है, तो हमारे परिवार से, हमारे नाम से, हमारे पारिवारिक संस्कृति से, परिवार ने जो हमें मूल्य दिया है उससे हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, उससे हमारी अभिवृत्ति बनती है और अभिवृत्ति से हमारी रुचि विकसित होती है। अब वह यह पूछ रहा है, जानना क्या चाहता है, अभिवृत्ति हमारी और हमारी पृष्ठभूमि, इसकी समझ विकसित करता है, वह इसकी जानकारी लेता है। अगर मान लिया हमसे पहले यह पूछा गया कि आपके परिवार में, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, या आप किस प्रकार के परिवार से आते हैं और आप किस तरह के
माता पिता का व्यवसाय क्या है, उसने एक तरीके से हमसे पृष्ठभूमि जान ली है। अब उसने रुचि पूछी और हमने रुचि ऐसी बता दी जिसका कोई तालमेल हमारी अभिवृत्ति से नहीं है। तो हमें भले इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन परीक्षक को या बोर्ड को यह समझ में आ जाएगा कि देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिज एटीट्यूड एंड हिज हॉबीज। और शायद यह हॉबी आपकी है नहीं और आपने उसको ऐसे ही किसी से पूछ कर लिख दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी अभिवृत्ति को या तो नहीं समझते या आप मैनिपुलेट कर दिया है आपने। और अगर आपने मैनिपुलेट किया है तो आपके अंदर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव है और यह व्यक्तित्व का एक बहुत ही खराब पक्ष मान लिया जाएगा एक अधिकारी के तौर पर। तो रुचि के बारे में आपको बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है कि वह आपके व्यक्तित्व के एक उस कई पक्षों पर परीक्षक का ध्यान आकर्षित करा देगी। वह आपकी ईमानदारी की जांच कर सकता है, सत्यनिष्ठा की जांच कर सकता है, आपकी अभिवृत्ति देख सकता है, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देख सकता है। बहुत सारी बातों को इस रूप में वह समझ लेगा और उसके हिसाब से आपकी जो छवि है बोर्ड पर वह तैयार होगी। इतनी बातें वैयक्तिक सूचनाओं के आधार पर हम डैफ में समझ सकते हैं और इस तरीके से अगर डैफ को हम तैयार करते हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आप पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे। और उसके हिसाब से आप अगर उत्तर देंगे तो आप परीक्षक की उस मांग को समझ पाएंगे जो वह मुझसे जानना चाह रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जो डैफ में दूसरा जो खंड था हमारा वह है डैफ में जो व्यावसायिक सूचनाएं हैं उसमें आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं। पहले आपने कहां से शिक्षा ग्रहण की है और किस लेवल तक, किस स्तर तक की आपकी शिक्षा है। आप स्नातक हैं केवल या स्नातकोत्तर की उपाधि ली है या डॉक्टरेट किया है, कहां से किया है, आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, किस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। तो यह इसकी जानकारी पहले तो आपके डैफ में वो मिल जाती है। अब शैक्षणिक उपलब्धियों से वह हमसे जानना क्या चाहता है, आपकी विषय के प्रति आपकी रुचि और उसके प्रति आपकी निष्ठा। आप कितने लॉयल हैं अपने विषय के लिए, आप कितने संवेदनशील हैं अपने विषय के प्रति, इसकी जानकारी लेगा। आपसे अगर यह पूछा गया कि आप एक इंजीनियर हैं और आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, तो एक सामान्य सा उत्तर यह होता है कि एक तकनीकी विषय है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, इसलिए प्रशासन में उसका लाभ हो सकता है। एक तो यह है। दूसरा, अगर यह पूछा जाए कि आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में ही क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो हमने यह उत्तर दे दिया कि चूंकि इंजीनियरिंग एक सीमित क्षेत्र है और प्रशासन एक बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें समन्वय की बड़ी भूमिका है, इसलिए अगर हम इंजीनियर नहीं होकर अगर हम प्रशासन में आ जाते हैं तो हमें शायद मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा और एक ऐसा मंच मिलेगा मुझे जिसमें मैं समन्वयकारी भूमिका में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता हूं, समाज की सेवा कर सकता हूं। ऐसे बहुत भारी भरकम शब्द हम अपने उत्तर में डाल देते हैं, लेकिन हमने उसको यह बता दिया कि मैं इंजीनियरिंग नामक प्रोफेशन से लगाव मेरा नहीं है। आई एम नॉट सेंसिटिव टू द प्रोफेशन कॉल्ड इंजीनियरिंग एंड आई हैव यूज्ड इट एज ए स्टेपिंग स्टोन। मैंने उसको एक सीढ़ी की तरह यूज करने की कोशिश की है, तो मेरी जो निष्ठा है वह मेरे विषय के प्रति कम है। अगर आप उस विषय के प्रति निष्ठावान नहीं हैं जिसको आपने अपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, तो आपकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है और प्रशासन में आप कितने निष्ठावान होंगे इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो आपके बहुत भारी भरकम शब्दों वाले उत्तर से भी हो सकता है अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाए और हमें यह लगेगा कि हमने बहुत ही ताकतवर उत्तर दिया है और हमने बोर्ड को कन्विंस कर दिया है और हमने बहुत अच्छा उत्तर यह दिया कि हाउ टू यूटिलाइज माई दिस सब्जेक्ट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें ध्यान यह रखना है कि वह मुझसे जानना क्या चाहता है,
तो आपकी विषय के प्रति आपकी रुचि कैसी, आपकी निष्ठा कैसी है, ये सब मनोविज्ञान ही है। आपको इतनी देर में बात मेरी समझ में यह आ रही होगी कि दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग योर ट्रेट्स। आपके व्यक्तित्व के गुणों का परीक्षण है यह, इसलिए उसका नाम है व्यक्तित्व परीक्षण, न कि ज्ञान का परीक्षण। ज्ञान उसका सबसे छोटा सा आधार है और ज्ञान का परीक्षण कर लिया गया है आपसे जब आपने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी प्रकार जो उसका आपका जो कार्य अनुभव है उसमें भी आपकी निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितने निष्ठावान रहे हैं अब तक अपने कार्य में। यदि आपने कोई जॉब किया है या कर रहे हैं तो आपका अनुभव कैसा है, क्या आपने सीखा उससे यह जानकारी मिलेगी कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, किसी भी चीज को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या आप आदर्शवादी हैं, क्या आप व्यावहारिक हैं, क्या आप चीजों को समझने की क्षमता रखते हैं, क्या आप अपने प्रोफेशन में जो भी आपने चुना है अभी उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्यों उससे हटकर प्रशासन में आना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण प्रशासन के प्रति कैसा है। ये सारी बातें उसी आउटलुक और उसी अप्रोच पर निर्भर करती हैं। तो आपके कार्य अनुभवों से वह आपके दृष्टिकोण की समझ चाहता है, न कि आपके कार्य में उसकी कोई रुचि है। तो आपकी निष्ठा, रुचि और दृष्टिकोण, ये तीन बातें ऐसी हैं जो आपके व्यावसायिक सूचनाओं से परीक्षक को प्राप्त हो जाती हैं। तो आपके पास क्या क्या हो गया, अगर इसको गौर करें तो सबसे पहले क्या क्या हो जाएगा, यहां पर अभिवृत्ति की समझ है, एटीट्यूड है, आपके एटीट्यूड की जानकारी लेगा वह, आपकी जागरूकता के स्तर की जानकारी लेगा, आपका विवाह के प्रति जो दृष्टिकोण है, इसका मतलब कि दृष्टिकोण की जानकारी लेगा वह। इसके बाद पारिवारिक मूल्यों या मूल्य प्रणाली की जानकारी लेता है, आपके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है उसकी जानकारी लेगा। इसके बाद निर्णयन के कौशल की जानकारी लेगा वह, डिसीजन मेकिंग की जानकारी लेगा। इसके साथ साथ आपकी रुचि, आपकी निष्ठा और आपके दृष्टिकोण की समझ विकसित करने की कोशिश करेगा वह। तभी आपके व्यक्तित्व का वास्तविक परीक्षण उसमें होगा। इस आधार पर हम अपने व्यावसायिक चीजों की समझ विकसित करा सकते हैं उसको। इसके साथ साथ तीसरा जो अवयव है आपके डैफ में, वह भविष्योन्मुखी है। और वह यह देखना चाहता है कि आपने जोन का प्रेफरेंस देकर या सर्विस का प्रेफरेंस देकर वह आपकी दो चीजों की समझ विकसित करना चाहता है। बात फिर वही है कि हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स, दृष्टिकोण आपका कैसा है, आप किस चीज के लिए संवेदनशील हैं, उसकी समझ विकसित करेगा। और आप किस तरह से कार्य करना चाहते हैं इसकी समझ विकसित करने की कोशिश करेगा, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेगा कि आपने अपने होम स्टेट को कहाँ रखा है, आपने जो दूरस्थ आपका राज्य है या जोन है उसको कहाँ रखा है, किस सेवा को आपने वरीयता दी है, उसमें आपकी रुचि क्यों है। तो यह हमसे उसके आधार पर हमारी जानकारी ले सकता है। जैसे कि अगर हमने यह लिखा कि मेरी जो पहली वरीयता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरी वरीयता है जो पुलिस सेवा है और तीसरी है जो रेलवे सेवा है। अब उससे यह पूछा गया कि अगर आपने रेलवे सेवा को तीसरे स्थान पर रखा है तो उसको पहले स्थान पर क्यों नहीं रखा, या आपने प्रशासनिक सेवा को ही पहले स्थान पर क्यों रखा है। तो हमसे वह यह जानकारी लेना चाहता है कि क्या आपको प्रशासन की समझ है, क्या आपका नजरिया प्रशासन के प्रति कैसा है, आपने किस सेवा को किस नजरिए से देखा है, आपने उसको शक्ति और उत्तरदायित्व के संदर्भ में देखा है, आपने समाज में उसकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखा है, आप काम करने के दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपके उस अप्रोच की समझ वह विकसित कर सकता है, आपके उस अप्रोच की जानकारी ले सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप अगर आईएएस बन जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो जाता है, तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का काम आप चाहते हैं, व्हाट इज योर फिलॉसफी इन योर लाइफ, व्हाट इज योर विजन इन योर लाइफ। तो हम अपने उस दूरदर्शिता को बताने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या चाहता हूं।
हम यह नहीं कह सकते कि मैं अंतिम रूप से कैबिनेट सचिव बनना चाहता हूं। तो आपको यह आपकी जानकारी से या आपके उत्तर से उसको यह समझ में आएगा कि आपका दृष्टिकोण या आपकी दूरदर्शिता किस तरह की है। ऐसे जितने भी प्रश्न इससे बनकर आते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग फिर से चर्चा भी करेंगे जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज पर काम करेंगे, और हर व्यक्ति के डैफ को अलग अलग तरीके से जब देखा जाएगा तो उसके हिसाब से, चूंकि इसका एक कोई मानक उत्तर नहीं हो सकता किस इस तरह के प्रश्न का, वो आपकी पृष्ठभूमि आपके डैफ पर आधारित होगा कि आपको अपना उत्तर किस रूप में देना है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। उसने यह पूछा है कि आपके अंदर ऐसा क्या है, आपकी रुचि क्यों है पुलिस सेवा में जाने की। तो हो सकता है एक व्यक्ति की रुचि पुलिस सेवा की हो तो दूसरे की विदेश सेवा की हो, तो एक मानक उत्तर उसका नहीं हो सकता। लेकिन हम मॉक इंटरव्यूज के दौरान हम लोग उस पर बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह हो सकती है, डैफ के बेस पर हम कैसे उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण या भविष्योन्मुखी जो हमारी क्षमता है, दूरदर्शिता है, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा बोर्ड आपके उन सूचनाओं से, यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसके बाद डैफ के इन 3 अवयवों के बाद हमें जो बात करनी थी वह इसमें 2 बातें और हैं आपके लिए। यहां मैंने लिखा था कि डैफ के विभिन्न भागों से उभरने वाले मुद्दे हैं या प्रश्न हैं, और तीसरा है कि अन्य प्रश्नों के प्रमुख आधार के रूप में डैफ को हम कैसे देखेंगे। डैफ में उल्लिखित शब्दों से उभरने वाले मुद्दे या प्रश्न। डैफ मेरे पास है एक इस तरह की बातों की चर्चा करने के लिए। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम आमतौर पर गौर नहीं करते। जैसे इसमें एक जो आप एड्रेस भरते हैं, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, उसमें मान लिया किसी ने जो भी लिखा है उसमें उसने लिखा है पोस्ट ऑफिस। एक उदाहरण दे रहा हूं, पोस्ट ऑफिस कहां है, पीएस कहां है, पुलिस स्टेशन कहां है, और जिला कौन सा है, तो जिले पर हमने बात कर ली। अब मेरी नजर एक बोर्ड मेंबर की तरह मैंने आपका डैफ देखा और उसमें यह देखा कि आपने पोस्ट ऑफिस यहां लिखा है और पुलिस स्टेशन यहां लिखा है। अब मैं वहां से एक नया प्रश्न बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डाक और तार विभाग है भारत का, वह लगभग विफल हो गया, इसलिए हमने कुरियर उद्योग को प्रोत्साहित कर दिया। आपको क्या लगता है ऐसा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक दैट पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हैज वर्चुअली फेल्ड मिजरेबली एंड दैट हैज गिवन स्पेस टू द कुरियर इंडस्ट्री टू ग्रो फास्टर। आपको क्या लगता है ऐसा, अगर कुरियर इंडस्ट्री आगे आई है तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पर या पोस्ट एंड टेलीग्राफ पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपसे यहां से एक प्रश्न निकालकर बाहर ले जाया जा सकता है आपको डैफ से। ठीक उसी तरह कि पुलिस स्टेशन अगर हमने कहीं का भी लिखा है तो ये पूछा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन जो भारत में होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनका मूल कार्य क्या है और उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने पुलिस स्टेशन के बारे में यह बताइए कि किस तरह की चुनौतियों का सामना उस थाने को या उस पुलिस स्टेशन को करना पड़ती है, कैसे उसका सामना करता है वह, और जनता और पुलिस के बीच का। इसका मतलब है कि हम इस पुलिस स्टेशन शब्दावली से हम इसको ले जा सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ, और अगर आपने उसमें भारतीय पुलिस सेवा को पहला या दूसरा स्थान रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस सेवा में आपका पुलिस स्टेशन यह है, आपने कभी गौर किया है कि उस पुलिस स्टेशन को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यदि आप उसी जिले के पुलिस अधीक्षक बना दिए जाएं तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप किस प्रकार के रोड मैप पर काम करेंगे। तो यहां से हम प्रश्न निकाल सकते हैं उन 2 शब्दों से जिसको हम आमतौर पर निगलेक्ट करते हैं बायोडेटा के अंदर या डैफ के अंदर। इसके बाद इसमें लिखा है 2 चीजें लिखी हैं,
आपकी नागरिकता लिखी है और आपकी राष्ट्रीयता लिखी है। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप दो शब्द और हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। इसके अलावा नागरिकता किस तरह की है और एकल नागरिकता का क्या अर्थ होता है, नागरिक होता कौन है, नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है, संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, विधि कौन सी बनाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहां से निकाल लिए जा सकते हैं। क्या नागरिकता बदली जा सकती है, क्या राष्ट्रीयता बदली जा सकती है, क्या अधिवास या डोमिसाइल बदला जा सकता है। तो कई तरह के प्रश्न यहां से निकाले जा सकते हैं और उसका संवैधानिक विधिक पक्ष भी, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट भी हमसे पूछ दिया जा सकता है इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए या इन शब्दों को देखकर। तो हम ऐसे छोटे छोटे शब्दों पर भी अगर हम डैफ पर गौर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे कि वह आगे किस तरह का प्रश्न हमसे पूछ सकता है और हमें वहां सदमा जैसा नहीं लगेगा और हम उसका उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। तीसरा, इसमें एक शब्दावली लिखी होती है और वह है मातृभाषा या मदर टंग। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मातृभाषा होती क्या है। यह हमारे, अगर मातृ शब्द है तो यह हमारे ओरिजिन से, उत्पत्ति से जुड़ती है। जैसे हम ये जानते हैं कि मातृभाषा हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति पहली भाषा जो सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। इसका अर्थ है कि पहली भाषा वो कौन सी होगी, वो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दर्शाएगा। तो अगर उसने यह पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है, मैंने कहा कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो वह मेरी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जा सकता है प्रश्न के लिए, पहला। दूसरा, अगर मातृभाषा है तो इसका विकास क्रम पूछा जा सकता है। अगर आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है तो स्वाभाविक रूप से आपके प्रति वह ज्यादा संवेदनशील होगा ऐसे प्रश्नों के लिए। इसका विकास क्रम पूछा जा सकता है, इसकी चुनौतियां पूछी जा सकती हैं, कितने लोग इसको बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनकी संख्या पूछी जा सकती है। इसके अलावा बाजारी अर्थव्यवस्था में भाषाओं का, भारतीय भाषाओं की स्थिति क्या है यह पूछा जा सकता है। अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं, कार्यकारी भाषाएं क्या होती हैं, राजभाषा क्या होती है। इस तरह से उसको बाहर निकालकर हम उसको या तो संविधान पर ले जा सकते हैं या वैश्विक स्तर पर ले जा सकते हैं या विधि से संबंध करा सकते हैं। कौन सी विधि काम करती है भाषा को लेकर, जैसे मान लिया कहा राजभाषा अधिनियम, तो राजभाषा अधिनियम पूछ दिया जा सकता है। हमसे संविधान में भाषाएं कहाँ रखी गई हैं, अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं, तो उसको एक सूत्र वहां से मिल रहा है, कहां से, इस शब्द से जो आपके डैफ में उल्लिखित है। तो अगर हमने इस तरह के शब्दों पर गौर कर लिया या विचार कर लिया तो सबसे बड़ा लाभ यहां यह मिलेगा कि आप मानसिक रूप से कुछ ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे जिसकी आपने शायद पहले कल्पना नहीं की है। और हम अपनी तैयारी में हम मोस्टली हम अपनी तैयारी में करते क्या है कि हमने जो अखबार देखा, अखबारों से हमने निकाल लिया कि ये समसामयिक मुद्दे हैं और ऐसे ऐसे इसको तैयार करना है। इसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है या रशिया यूक्रेन पर एक आलेख आया है या किसी भी समकालीन जो विषय चल रहा है उसको हमने तैयार कर लिया। लेकिन हमने डैफ की और डैफ पर हमने बहुत सुपरफ्लुअस, बहुत छिछले तरीके से हमने तैयार कर लिया अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और हॉबीज। लेकिन हमने उसके मनोविज्ञान पर गौर नहीं किया कि परीक्षक आखिर हमसे उन प्रश्नों का उत्तर पूछकर क्या जानना चाहता है। वह मेरे व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहता है, इसलिए उसको मुझे मेरे मनोविज्ञान से मतलब है, ना कि मेरी जानकारी से। तो हमें इन छोटे छोटे शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन सारे प्रश्नों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे जो हमें आश्चर्य में डाल सकते हैं अगर हमसे पूछ दिया गया है तो। इसके अलावा जो इसमें श्रेणी है
उस श्रेणी से प्रश्न बन सकता है। कैटेगरी जिसको कह रहे हैं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कौन सी कैटेगरी है, या अब तो एक और आ गई ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इस श्रेणी से मान लिया मैंने लिखा कि मैं ओबीसी को बिलोंग करता हूं या एससी हूं या एसटी, व्हाटएवर जो भी मैंने लिखा है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि समाज में इस श्रेणियन का क्या आधार है। ऑन व्हाट पैरामीटर्स वी हैव कैटेगराइज्ड द ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। एक प्रश्न यह बन सकता है, बिल्कुल संरचनात्मक, स्ट्रक्चर, स्टैटिक क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वह बन सकता है। दूसरा, क्या संविधान ऐसी श्रेणियों का पक्षधर है? क्या संविधान में ऐसी श्रेणी बनाने की कोई बात कही गई है? उससे वो आपको ले जाया जा सकता है संविधान के ऊपर। क्यों संविधान? क्योंकि आप प्रशासन में जाने वाले हैं, इसलिए संविधान और विधि के प्रति आपकी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टेस्ट की जा सकती है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो मान लिया एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको यहां कि इस श्रेणी का संबंध अनुच्छेद 14 से है, जिसमें हम कहते हैं विवेक तर्क संगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो हमसे पूछ दिया जा सकता है कि कैटेगरी जो बनाई गई है भारत में, क्या वह तर्क संगत वर्गीकरण है आपकी राय में? और अगर है तो इस तरह की श्रेणियों पर विवाद होते ही क्यों हैं? इसके अलावा अब जो आपने अखबारों में पढ़ा है इससे संबंधित हाल फिलहाल, तो उसके समसामयिक पक्ष पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। अब इसका लाभ हमें क्या मिला कि हमने कैटेगरी से शुरुआत की है, हमने इसमें देखा है संविधान, हमने देखा है कानून, हमने देखा है न्यायालय, जुडिशरी, हमने देखा है समाज, सोसाइटी, और हमने देखा है इसका आर्थिक पक्ष कि इन श्रेणी में किसके साथ ज्यादा समस्याएं हैं। इसके बाद हमने देखा है स्टेप सरकार ने क्या लिए हैं, और उसके बाद हमने देखा है करंट अफेयर्स इसका क्या है। इसका मतलब हुआ कि आपने एक हॉलिस्टिक समग्रता ला दी है अपने इस सोच में, और कोई भी प्रश्न स्वाभाविक रूप से इन्हीं में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चाहे जिस तरह का प्रश्न होगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में बना रहूंगा सदैव, और इस कारण से आप जब उत्तर देंगे तो उसके उत्तर में, आपके उत्तर में वह मनोवैज्ञानिक कारक उसको दिख जाएगा जिसका वह परीक्षण करना चाहता है। तो एक शब्द उसमें कैटेगरी है। इसके अलावा दिव्यांगता एक शब्दावली आई है, डिसेबिलिटी, जो डैफ में आपकी शब्दावली है इसमें। तो दिव्यांगता पर जितनी भी बातें हैं फिर वही है। इसी तरीके से संवैधानिक पक्ष क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, न्यायालय ने क्या कहा है, समाज में दिव्यांगों की क्या स्थिति है, आर्थिक उनका नुकसान है, लाभ है, क्या है, सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं, और उसका समसामयिक पक्ष क्या है। तो चाहे वो छोटा सा शब्द है कि डाकघर आपका कौन सा है और पुलिस स्टेशन कौन सा है, वहां से शुरुआत करके हम इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम उन सारे प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। अब आपके डैफ में एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव और है जिस पर हमें चर्चा करनी है, वह है आपका वैकल्पिक विषय। अब डैफ को दो भागों में फिर से बांट दें कि डैफ में दो चीजें देखनी है उसको। एक आपका जो सामान्य जानकारी आपकी है वह, और आपके सामान्य गुणों का परीक्षण करना है। और एक है आपकी विशिष्ट जानकारी चाहिए। और इसमें विशिष्ट गुणों का अध्ययन है। तो यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन जो अभी हमने चर्चा की है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फ्यूचरिस्टिक, वह है। उससे हमें सामान्य गुणों की जानकारी मिल जाती है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट से विशिष्ट गुण की जानकारी मिलती है। अब विशिष्ट गुण क्या है कि आपके सब्जेक्ट के प्रति निष्ठा कितनी है, इस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि कितनी है, इस सब्जेक्ट का प्रशासन में क्या उपयोग है। अगर आपने अपने एकेडमिक्स में जो पढ़ा था उसके बदले कोई दूसरा विषय लिया है तो वह परिवर्तन क्यों किया है, अगर वह देखना है तो परिवर्तन का कारण क्या है, वह पूछा जा सकता है।
अब इसकी समझ कैसे होगी? तो इन दोनों की जो समझ है यह वैकल्पिक विषय की बुनियादी संकल्पनाओं से होगी कि अगर आपने बुनियादी संकल्पनाएं आपकी समझ में हैं, इसका मतलब है कि आपकी रुचि उस विषय में है और आप निष्ठावान हैं उस विषय में। अगर आपकी रुचि और निष्ठा दोनों है, अब इसका मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान यह है कि आप कोई भी कार्य रुचि के साथ करते हैं और जो कार्य करते हैं उसमें आपकी निष्ठा होती है। यह दोनों गुण आपके व्यक्तित्व के ऐसे दो गुण साबित होंगे जो अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी परीक्षक का उद्देश्य आपके विशिष्ट ज्ञान की जानकारी नहीं लेना है, आपके विशिष्ट गुण की जानकारी लेना है। तो आपको बहुत गहराई में ऑप्शनल सब्जेक्ट पर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए लाभकारी होगा अगर आप साक्षात्कार में अपीयर हो रहे हैं तब, कि बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको जानकारी यही लेनी है कि वेदर यू हैड बीन सिंसियर, whether you had been consistent in your subject, whether you had been committed to your subject, आप कितने प्रतिबद्ध हैं अपने विषय को समझ रखने के लिए। इसके अलावा अगर आपकी रुचि और निष्ठा है और आप उस विषय को वाकई समझते हैं तो प्रशासन में उस विषय का क्या उपयोग है? जैसे लोक प्रशासन अगर आपका विषय है तब तो आपने रट लिया होगा। अगर इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, हिंदी लिटरेचर है या कोई भी लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, तो हमसे यह पूछा जाएगा कि आप इस विषय का उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं उसको दो चार वाक्य रट कर यह बता दूं कि मैथमेटिक्स, चूंकि स्टैटिस्टिक्स भी उसमें पढ़ने की जरूरत होती है और चूंकि मैथमेटिक्स एक दर्शन का भी एक आधार बनता है, इसलिए प्रशासन में वो हर जगह प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह के उत्तरों से आपकी छवि खराब होगी, क्योंकि आपने जबरन उनको जोड़ा है। आपको यह बताना है कि मैथमेटिक्स या कोई भी विषय अगर आपने बुनियादी संकल्पनाओं की समझ रखी है उसकी, तो आपको यह बताना है कि कोई भी विषय होगा उसका प्रशासन में संबंध एक ही हो सकता है कि वह विषय मुझे मेरी समझ विकसित कराने में काम करता है और हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है प्रशासन के लिए। न कि अगर इंजीनियरिंग है तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण देगा, साहित्य है तो संवेदनशील बनाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग भी संवेदनशील बना सकता है और साहित्य भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकता है। इसका मतलब है कि विषय कोई भी हो, प्रशासन में अगर उसका उपयोग करना है तो यह कहा जाएगा कि अगर विषय के प्रति निष्ठा और रुचि है मेरी, तो मैं उस विषय का प्रयोग किसी भी समाज को समझने में लगा सकता हूं। और कोई भी विषय चूंकि समाज से ही उत्पन्न होता है और समाज में ही उसका प्रयोग होता है, इसलिए हर विषय समाज की समझ कराने में लाभकारी होता है। इसलिए विषय विशिष्ट प्रशासन नहीं होता, प्रशासन में सामान्य विषयों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम किसी भी विषय को प्रशासन के साथ उसको जोड़ सकते हैं, बिना उसके साथ हम जबरन उसको हम रटकर उस तरीके से उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर अगर हम अपने डैफ का विश्लेषण करते हैं तो हम निश्चित रूप से, मेरा मानना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसकी तैयारी जब आप कर लेंगे, उस तैयारी के बाद जब हम मॉक इंटरव्यूज में बात करेंगे तो फिर आपको उसकी अभिव्यक्ति देखी जाएगी कि आपने जानकारी तो रख ली, अब आप उन्हीं चीजों को किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए परीक्षण में। ये जानकारी लेने के बाद अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण इसका क्या है? अगर संविधान से उदाहरण लिया जाए तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहा जाता है कि इट इज द मदर ऑफ ऑल फ्रीडम्स। तो अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और बिना अभिव्यक्ति के हम अपने गुणों का, अपनी जानकारी का, अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसी अभिव्यक्ति को सुधारने के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें अभी जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम आपकी गलतियां बता दें। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि अगर आपके पास 10 अच्छे गुण हैं और 4 आपकी कमियां हैं, तो मुझे इनको हाईलाइट नहीं करना, मुझे इनको हाईलाइट करके यह बताना है कि मेक देम स्ट्रॉन्गर सो दैट दे विल बी ओवरपावर्ड। जो आपकी कमियां हैं वो दब जाएंगी और आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा सामने, अधिकारी के तौर पर, न कि व्यक्ति के तौर पर। यह जो कमी है, यह कमी व्यक्ति के तौर पर होती है।
हमें अधिकारियों का गुण दिखलाना है। अगर इस 10 गुण में 6 अधिकारी के गुण हैं तो मुझे इन्हीं 6 गुणों पर काम करना है, ना कि इसके 4 और इसके 4 पर। दैट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू डिस्कस इन द मॉक इंटरव्यूज। तो मॉक का मतलब उस रूप में देखा जाएगा कि आपके गुणों को कैसे पहचाना जाए। आपको करना यह है कि आपको interview@discoveryIAS.in पर आपको रजिस्टर करके आपको अपना डैफ भेजना है, ताकि वो मुझ तक पहुंचे और उस पर काम किया जा सके। interview@discoveryIAS.in। अगर आप और कोई विस्तृत सूचना लेना चाहते हैं आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यू विल गेट ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड जब आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है मेरे पास, जैसे अभी मैंने डैफ आपके अपने हाथ में ले रखा है, एक ऐसा डैफ आपका रहेगा, देन विल सिट एंड डिस्कस। और मुझे विश्वास है कि जितनी बात मैंने कही है उसके आधार पर आप अगर तैयारी करेंगे तो आप बेहतर अंक ला सकते हैं और साक्षात्कार में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।